हेलो गाइस। सो बेसिकली मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए। आरसीडी चैप्टर, आरसीडी सब्जेक्ट हम करेंगे, उसमें भी रेगुलेटरी एक्शन, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेट अवे मैं चैप्टर को चालू करूँगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपने ये चैप्टर कभी पढ़ा भी नहीं होगा, अगर आप ये लेक्चर एक बार देख लेते हो, मैं कंफर्म बता देता हूँ कि आपको ये लेक्चर में या फिर ये चैप्टर में दिक्कत तो नहीं आएगी। आपको ये चैप्टर का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, और आपके 10 से 15 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। एक बार आपको ये चैप्टर को, ये लेक्चर को पूरा अच्छी तरीके से देख लेंगे, मैं मार्किंग दूंगा वो कर लेंगे, यू विल बी टेंशन फ्री। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द चैप्टर। ठीक है, मॉड्यूल में रेफर करता हूँ एंड आई सजेस्ट यू कि सब लोग आप मॉड्यूल ही रेफर करना। क्लियर है? चलो, हाँ, अभी इसमें चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो इसमें 3 शब्द है जो बहुत लोग को कंफ्यूजिंग लगते हैं, और एक्चुअली वो कंफ्यूजिंग है भी। ठीक है, अभी इनको अच्छी तरीके से पहले इन 3 शब्दों को समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्लियर है क्या? चलो, सबसे पहले एक वर्ड है इंस्पेक्शन। अभी इंस्पेक्शन मतलब क्या, फिर दूसरा है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। वन बाय वन तीनों को समझते हैं। समझो क्या हुआ, एक प्लेस है जहाँ पे एक मर्डर हो जाता है, एक प्लेस है वहाँ पे मर्डर हो जाता है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उस एरिया का पूरा इंस्पेक्ट करती है कि यहाँ पे मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ। लोग उनको, जो वहाँ पे घटनास्थल पे मौजूद है, घटनास्थल पे पुलिस पहुँची ना, तो वहाँ पे लोग मौजूद है, वहाँ पे ना उन्होंने कुछ कहीं सुनी बातें या फिर देखा हुआ कुछ भी, मतलब बोलते ना कि सिनारियो, उन्होंने दे हैव सीन द सिनारियो, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुट अक्रॉस करती है, या फिर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे देते किसको, पुलिस को। अब पुलिस क्या करते हैं सर, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। पुलिस क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। पुलिस घटनास्थल पे पहुंचे, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पे पहुंचे, इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। क्लियर है क्या? लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी। अब क्या हुआ, लोगों ने जैसे इनको इन्फॉर्मेशन दी, अब उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस है ना, पुलिस आगे बढ़ते हैं। मतलब कैसे करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप इंक्वायरी करते हैं। क्या ये हुआ था, कि कितने बजे क्राइम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन आप मौजूद थे, आपके पास कुछ प्रूफ है, आपने कुछ वीडियो निकाला क्या, ये फर्दर इंक्वायरी चालू हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, उन्होंने थोड़ी बहुत पूछताछ की, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली उसकी तहकीकात करते हैं, उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बाद में उनको लगता है कि ये मैटर में कुछ ना कुछ तो, मतलब बोलते ना, कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ ना कुछ तो उनको सुराग मिलता है। उस सुराग के बेसिस पे बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। समझ में आया? सबसे पहले घटनास्थल पे पहुँचे, उसको बोलेंगे, घटनास्थल पे पहुँच के लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। घटनास्थल पे पहुँचे और लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी, उसको बोलेंगे इंस्पेक्शन। क्लियर है? चलो, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी। They started further taking more information about the information they have get. That is called as inquiry. क्लियर है? उसके बाद अब इंक्वायरी करने के बाद कुछ ना कुछ उनके हाथ में फेसेट्स लगते हैं, एविडेंसेस लगते हैं, और अभी उस एविडेंसेस के कितनी बोलते ना कि कितनी इंस्ट्रूमेंटालिटी है, दैट इज़ कितने वो एविडेंस ट्रू है, उनको बाद में जस्टिफाई करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोसीड करते। उनको कुछ ना कुछ तो सुराग मिला ही होगा ना, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। इधर तक क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है, बंदा क्या करता है, मतलब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, बाद में होता है इंक्वायरी, बाद में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। इतना 3 शब्द मेरे को लगता है अभी तक तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है क्या? चलो, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है क्या? चलो, अभी अपन चलते हैं डायरेक्टली सेक्शंस में। कंपनीज एक्ट में कैसी इंस्पेक्शन होती है, कब इंस्पेक्शन होती है, क्यों इंस्पेक्शन होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पे किसको क्या कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, अच्छे से समझेंगे। सेक्शन चालू करते हैं। ठीक है, चलो। नाउ अभी मेरे मॉड्यूल में जो मेरी आरसीडी की मॉड्यूल है, उसमें पेज नंबर 90 है, सेक्शन दैट इज सेक्शन 206, पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन। भैया हमको यहाँ पे जो समझो क्रिमिनल केसेस हुई, इसमें समझा कि चलो वहाँ पे कुछ मर्डर हुआ था, कोई क्राइम हुआ था, तो हमने क्या कर लिया, हमने इंस्पेक्शन कर लिया। पर मुझे बताओ कि कंपनी में इंस्पेक्शन क्यों कंडक्ट करेंगे हम, क्या रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, वही हमारा सेक्शन है गाइस। चलो,
ये सेक्शन हमको आंसर देगा कि हम क्यों इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं। सेक्शन 206, कौन सा सेक्शन? 206, कौन सा सेक्शन? वंस अगेन सेक्शन 206, करेक्ट बोलो एक बार। सेक्शन 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताता है कि कंपनी में हमको इंस्पेक्शन क्यों करना चाहिए। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से सुनो। आपको ऐसा बोलते हैं ना कि एक सिनारियो जैसे याद हो ही जाएगा। आई बेट यू आपको याद हो ही जाएगा। एक बार सुन लो अच्छे से। देखो, अगर आपको क्रिमिनल लाइफ में बोलते हैं कि मर्डर हुआ है तो हमको पता है कि मर्डर हुआ है, इसकी वजह से इंस्पेक्शन करते हैं। पर सर कंपनी में, अरे कंपनी में इंस्पेक्शन क्यों हो रहा है? कंपनी में ऐसी क्या कौन सी स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जिससे हमको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो चलो हम सेक्शन 206 की ओर बढ़ते हैं, वो हमको अच्छे से बताएगा कि क्या पर्पस है फॉर कंडक्टिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, चलो नाउ सेक्शन 206 does not specify the circumstances or precondition which must be satisfied to invoke these provisions. Some of the objectives of conducting such inspection may be thus. सीधा बोलूँ, उन्होंने क्या बोला है? सेक्शन 206 बोलते ना कि ऐसे कुछ ऐसे कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे। उन्होंने क्या बोला? फॉलोइंग जेनरली सिनारियोज है। फॉलोइंग आर द सिनारियोज wherein inspection has been ordered, wherein inspection can be ordered। समझ में? अगर कोई भी सिनारियो नीचे से, भैया नीचे जो 4 से 5 या फिर 7-8 जो भी सिनारियोज दिए गए हैं, अगर उनमें से कुछ भी होता है तो कंपनी में इंस्पेक्शन होगा ही। क्लियर है? कौन सा सेक्शन पे अपन? सेक्शन 206 वो बोलता है पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। क्लियर है क्या? चलो बढ़ते आगे। टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आपको समझ में आता है क्या कंसीलमेंट? क्या हमने ये शब्द बहुत बार पढ़ा होगा लॉ में। कंसीलमेंट मतलब छुपाना। अभी क्या हो गया है? टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब कंपनी में क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहता है। ऑब्वियसली सबको पता है कंपनी है तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। अब क्या हो रहा है ना, बार बार कंपनी के ना इनकम कम दिखाई जा रही है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे कैसे कंपनी इतना अच्छा आप बता रहे हो कि सेल्स है, ये है, वो है, कंपनी कुछ लॉस में भी नहीं है, तो कंपनी की इनकम कॉस्ट इतना दिख रहा है हमको, तो इनकम कंपनी की गई कहाँ? तो बाद में ऐसे पता चलता है कि ऐसे खबर आती है कि कंपनी के अकाउंट्स को मैन्युपुलेट किया गया है। करेक्ट? मतलब क्या? फॉल्सिफिकेशन ऑफ इनकम या फिर कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कंपनी की इनकम को छुपाया जा रहा है बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स में झोल झपाटा कर रखा है, झोल झाल कर रखा है। मतलब क्या? आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्जीवाड़ा करके बनाया है। समझ में? आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है, समझ में आया क्या? वो करके आप इनकम को क्या करते हो? इनकम को आप क्या करते हो? कंसील करते हो, छुपाते हो। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अगर आप कंसीलमेंट ऑफ इनकम करते हो बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्या करते हो आप? कंसीलमेंट ऑफ इनकम करते हो बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो कंपनी में इंस्पेक्शन होगा। क्लियर है क्या? पहला पर्पस समझा। कब आपका कंपनी में इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जाएगा? सेक्शन 206 क्या बोलता है? एज सच जैसा कुछ बोलते हैं ना कि डेफिनाइट कंडीशंस नहीं है कि जो सेटिस्फाई होंगे तो ही हम कंपनी में इंस्पेक्शन ऑर्डर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसे वन ऑफ द सिनेरियोज जो नीचे मेंशन किए, मतलब ऑब्वियसली सेक्शन में जो मेंशन किए है उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई होता है ना, मतलब उनमें से अगर आपको कोई भी ऐसे रिलेटेड भी लगता है ना, आप कंपनी में बेशक इंस्पेक्शन ऑर्डर करवा सकते हो। क्लियर है? सबसे पहला कौन सा है? टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लियर हो गया क्या? मतलब क्या किया भैया? कंपनी की इनकम, कंपनी की जो इनकम है वो कम दिखाई गई है बाय वे ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके। क्लियर है क्या? चलो। To secure knowledge about the mismanagement of the business of a company and transactions entered into with the intent to defraud the creditors, shareholders or otherwise for fraudulent or unlawful purpose। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, सेकेंड वाला पॉइंट कंफर्म आना ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली बता रहा हूँ क्यों, ध्यान से सुनना। अभी उधर क्या लिखा है? टू सिक्योर नॉलेज अबाउट द मिसमैनेजमेंट। आपको समझते हैं कंपनी की मैनेजमेंट होती है। मुझे पता है कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? कंपनी की मैनेजमेंट सर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, हमको अच्छे से पता है। अब मिसमैनेजमेंट मतलब क्या? अब कंपनी की जो मैनेजमेंट है गलत तरीके से करी जा रही है। क्यों गलत तरीके करी जा रही है? इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। भैया क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ऑब्वियस नहीं, आपको क्रेडिटर्स तो सबको पता होगा। क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनसे कंपनी ने पैसा ले रखा होता है और उनको पे करना होता है। ये लोग जानबूझ के कंपनी की परिस्थिति या फिर मैनेजमेंट ऐसा इस प्रकार कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। मतलब क्या? कंपनी में कैश फ्लो ही नहीं है, कंपनी में पैसा ही नहीं है, कंपनी का ऑपरेशन ही नहीं है, कंपनी का धंधा ही नहीं है। पता चला बाद में ये लोग जानबूझ के कंपनी के ना अफेयर्स को, कंपनी के ट्रांजैक्शंस को इतनी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे
हैं ना इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी में कुछ मिसमैनेजमेंट है, कंपनी में क्या है, मिसमैनेजमेंट है, कंपनी में क्या है, मिसमैनेजमेंट है। एंड द पर्पस ऑफ मिसमैनेजमेंट इज इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या? या फिर कोई फ्रॉडलेंट या फिर अनलॉफुल पर्पस होगा किसी भी डायरेक्टर का या फिर जो भी मैनेजमेंट टीम है उनका, जानबूझ के अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो वी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन द कंपनी। एक्चुअली कंपनी में चल क्या रहा है, समझ में? पहला वाला आप सबसे पहले मैं सेक्शन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सेक्शन में क्या बोला है कि पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। सेक्शन कौन सा बोलता है, 206। फॉलोइंग सिनारियोज है, उसमें आप इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हो। पहला वाला अपन ने क्या देखा, टू डिटेक्ट कंसीलमेंट, टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखेंगे हम कंसीलमेंट ऑफ इनकम जो आपने कर रखी है, हम देखेंगे इंस्पेक्शन करके एक्चुअली क्या है। हमको लग रहा है कंसीलमेंट ऑफ इनकम है बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो हम इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं क्या, बेशक आप ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, नेक्स्ट हमने बोला कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी है, जो मैनेजमेंट है ना दैट इज मिसमैनेज। क्या किया, मिसमैनेज किया, गलत तरीके से कंपनी की मैनेजमेंट को या फिर गलत तरीके से कंपनी के ऑपरेशंस को ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है क्या। इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, या फिर कोई अनलॉफुल या फिर फ्रॉडलेंट पर्पस, इन ऑर्डर टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग मिसमैनेज इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और फॉर एनी अदर फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस। क्लियर है? अब तक तो दो चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो, to ascertain whether the statutory auditors have discharged their functions and duties in certifying the true and fair view of the company's account and the proper maintenance। ध्यान से सुनना, आपने ऑडिटर एंड ऑडिटर्स का चैप्टर कंपनियों में पढ़ा ही होगा कि कंपनी का जो ऑडिटर होता है, कंपनी का जो बेसिकली ऑडिटर होता है वो क्या देता है, हाँ सर क्या देता है, क्या कंपनी का पूरा ऑडिट करता है और वो ऑडिट रिपोर्ट में अपने क्या देता है, व्यूज़ देता है, कमेंट्स देता है, ठीक है। अभी कभी भी कंपनी के क्या, ऑब्वियसली सारी कंपनी चाहेगी कि उसके ऑडिटर का रिपोर्ट कैसे आए, ऑडिटर का जो कमेंट है वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब बेस्ट ओपिनियन होता है कि आपकी कंपनी के जो स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पूरे हैं ना, दैट कंटेन्स ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है? तो हम चेक करेंगे टू असर्टेन, असर्टेन मतलब क्या करना, चेक करना। टू असर्टेन मीन्स टू चेक whether the statutory auditor has been discharging the functions properly or not, और whether the financial statement shows true and fair view। भैया कंपनी का ऑडिटर है जो अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं, क्या वो कंपनी के मैनेजमेंट टीम के साथ मिला तो नहीं है, क्या वो कंपनी का मतलब जो अपने फंक्शंस कर रहा है उसमें वो इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं, क्या उसका खुद का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या कुछ जो फर्जीवाड़ा करके ओपिनियन दे रहा है क्या। हम पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे, तहकीकात करनी है हमको जानना है क्या ये ऑडिटर मिला तो नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट टीम के साथ, क्या हम शेयरहोल्डर्स को बनाया तो नहीं जा रहा, ये असर्टेन करना होगा। टू असर्टेन वेदर और नॉट, टू असर्टेन वेदर और नॉट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज बीन डिस्चार्जिंग इट फंक्शंस प्रॉपर्ली और नॉट, और वेदर और एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। हमको देखना है भैया कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, ऑडिटर्स के ओपिनियन से। पर अगर ऑडिटर ही करप्ट निकला तो हमको देखना है फिर ऑडिटर भी प्रॉपर्ली काम करता है कि नहीं। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले क्या, टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ द इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टू डिटेक्ट अपने कंसीलमेंट तो नहीं किया इनकम का बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकंड में क्या बोला कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी को हम लोग चेक करेंगे वेदर दे आर बीइंग मिसमैनेज्ड और नॉट, एंड इफ दे आर मिसमैनेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्रॉडिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड और फॉर एनी फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस। आपको अच्छे से 2 पॉइंट तो समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट भी मैंने समझा दिया। हमको देखना है कि भैया ऑडिटर्स अपने काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑडिटर्स अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स अच्छे से सुन लो, हमको फंक्शंस चेक करना है भैया कि ऑडिटर जितने को जिस काम के लिए अपॉइंट किया, क्यों अपॉइंट किया है, कि तू देखे कंपनी के ऑपरेशंस प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं। इन द सेंस ऑपरेशंस नहीं, अकाउंट्स जो बनाए गए उसमें कुछ फ्रॉड बीट तो नहीं है, और अगर है तो हाईलाइट कर अपने ओपिनियन में। समझ में आया क्या? चल क्लियर है। नेक्स्ट, टू अनेबल द गवर्नमेंट टू असर्टेन द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट accrued but not adequately accounted for। very important point again, to enable the government to ascertain the quantum of the profit accrued but not adequately accounted for। एक चीज़ होती है accrued मतलब बेसिकली क्या है, कमाना, ठीक है, जमा हो गया। समझो बेसिकली मेरे को पर डे 1000 रुपये सैलरी है, ठीक है, 30 दिन का मेरा कितना सैलरी हो जाएगा, 30,000। ऑब्वियसली सर क्या बात कर रहे हो। हाँ, अगर मुझे बताओ मैंने 4-5 दिन काम कर लिया, समझो 10 दिन मैंने काम किया, तो क्या मैं 11वें दिन सैलरी मांग सकता हूँ? नहीं सर, आपका पूरा मंथ का ड्यू हो जाएगा
और पूरा सैलरी आपको रिसिप्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक मिल जाएगा। मतलब मैं इतना बोलूँ कि मैंने 10 दिन काम किया तो मेरे 10,000 तो जमा हो गए। करेक्ट, वेरी गुड। तो वैसे ही कंपनी का होता है। अब कंपनी का क्या होता है ना कि कंपनी की इनकम अक्रू हो गई, कंपनी ने बिजनेस किया, कंपनी को इनकम अकाउंट हो गई, तो गवर्नमेंट को चेक करना है इन ऑर्डर टू सर्टेन दैट इन ऑर्डर लिखा है देखो, टू अनेबल द गवर्नमेंट टू सर्टेन, तो गवर्नमेंट को देखने दो ना आपकी इनकम कितनी हुई है। तो गवर्नमेंट को भी देखना है भैया इस कंपनी की इनकम को कितनी हुई है, क्योंकि जितनी इनकी इनकम जमा होती है लोग दिखाते नहीं होता। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ये पॉइंट 1 से थोड़ा रिलेटेड है? उधर भी वही बोला था। करेक्ट गाइस, अगर आपको ऐसा लगा है देन यू आर लिसनिंग एक्टिवली, वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या बोला था? टू कंसील द इनकम, टू कंसील द इनकम, इनकम को छुपाना, टू कंसील द इनकम बाय वे फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और इधर क्या बोला है? टू अनेबल द गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट इनकम चेक करेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना क्या है भैया, जितना उनको पैसा मिले उतना कम होता है अपने गवर्नमेंट को। मतलब बेसिकली वो देखेंगे ना कि टैक्स उनको प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए टैक्स किस पे लगता है भैया? इनकम पे लगता है, तो इनकम तो चेक करनी पड़ेगी ना उनको। तो वही बोला है यहाँ पे, टू अनेबल द गवर्नमेंट टू असरटेन द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट्स अक्रूड बट नॉट एडुकेटली अकाउंटेड फॉर। उनको पता है द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट इज अक्रूड बट नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, मतलब प्रॉपर्ली इसको दिखाया नहीं गया है, या फिर प्रॉफिट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल चपाटा चल रहा है। क्लियर हुआ क्या? चलो, टू डिटेक्ट मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स leading a company to state for the perpetual financial crisis, to detect misapplication of funds leading to a company to state of perpetual financial crisis। ध्यान से सुनो, मिस एप्लीकेशन समझ में आता है? एप्लीकेशन मतलब क्या? किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली चलाना या फिर अप्लाई करना, ठीक है। अभी पैसों का यहाँ पे मिस एप्लीकेशन बोला है, ध्यान से सुनना। मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब क्या? प्रॉपर तरीके से कंपनी में जितने पैसे हैं, बहुत कंपनी में अच्छे खासे पैसे थे, पर कंपनी के पैसों को प्रॉपर्ली बोलते कंटिन्यूसली कंपनी के पैसों को ना प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करा गया। उससे क्या हुआ? कंपनी की फाइनेंशियल क्राइसिस आन पड़ी है। मतलब क्या? तो आर्थिक असुविधा हो चुकी है। हिंदी इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो हाँ, तो मेरी हिंदी इज़ वेरी बैड, हिंदी लैंग्वेज इज़ वेरी गुड, ठीक है। हाँ, डिस्क्लेमर, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैंने क्या बोलना है कि देखो बेसिकली क्या है ना, कंपनी के पास पैसे हैं, तो देखना है कि टू डिटेक्ट मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स रिलेटेड टू कंपनी टू स्टेट ऑफ द परपेचुअल फाइनेंशियल क्राइसिस। बार बार कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है, तो देखना है मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किस प्रकार हो रहा है। तो इसके लिए भी आप क्या ऑर्डर कर सकते हो? इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है क्या? सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, इन ऑर्डर टू असर्टेन द कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉफिट, द कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकंड, अपना मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और फॉर एनी अनलॉफुल या फिर फ्रॉडलेंट पर्पस। ये भी असर्टन करने के लिए हमको इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने देखा था कि एज सच अपने ऑडिटर्स प्रॉपर्ली अपने काम कर रहे हैं कि नहीं, आर दे डिस्चार्जिंग द फंक्शंस करेक्टली, नॉट करेक्टली और नॉट, हम इसको असर्टेन करेंगे। और आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बिंग शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इसको असर्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे मुझे बताओ सब लोग एक बार। हाँ करेक्ट, सेक्शन 206 करेंगे, मतलब क्या करेंगे? इंस्पेक्शन ऑर्डर करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा बोला था? टू अनेबल द गवर्नमेंट को चेक करने दो कि जो आपके पैसे जमा हो रहे, प्रॉफिट विच इज़ अक्रूड आर इट इज़ बिंग प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और नॉट, उसको अच्छे से देखने के लिए दे दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें बोला है टू टेक मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स लीडिंग टू अ कंपनी परपेचुअल स्टेट्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। समझ में? कंपनी का जो पैसा है ना, आपने बहुत गलत तरीके से उसको यूटिलाइज कर रखा है, इसकी वजह से कंपनी की परिस्थिति क्या आन पड़ी है? फाइनेंशियल क्राइसिस वाली। सो इसको असर्टेन करने के लिए हम क्या ऑर्डर करेंगे? अच्छा, इंस्पेक्शन ऑर्डर करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, टू कीप अ वॉच ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। हाँ, हम कंपनी के बार बार अगर इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है उनको भी पता है भैया इन लोग इंस्पेक्शन ऑर्डर करते रहते हैं, तो अपन को अपना काम एकदम चौकस तरीके से करना पड़ेगा। वी हैव टू डू आवर वर्क वेरी फाइनली सो दैट आवर वर्क इज बिंग गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बाय वे इंस्पेक्शन बिंग ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 206। अगर आपको कंपनी में प्रॉपर्ली काम हो रहा है कि नहीं ये देखने का है, तो भी आप सेक्शन 206 ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है क्या? माइंड सेट क्लियर रहना चाहिए जब आप पढ़ते हो, अच्छे से सारी चीज़ों को एकदम टप फटाफट याद होना चाहिए। समझ में आया? चलो, टू डिटेक्ट मिस यूज ऑफ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द कंपनीज मैनेजमेंट फॉर पर्सनल अर्जेंटाइजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से। मिस यूज़ ऑफ फिड्यूशियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको पता है फिड्यूशियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? अब देखो, जो डायरेक्टर होते हैं ना, उनके पास कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में ना क्या ना फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। मतलब है ना, कंपनी को पूरा चलाने का जिम्मेवारी इनके ऊपर होता है। ऑब्वियसली उनको ये स्टेटमेंट तो पता है ना, directors are the elected representatives of the shareholders in order to manage the company on their behalf, for which they are being paid remuneration। क्लियर है? इतना सबको पता होगा, मुझे इतना पता है। क्लियर है? ध्यान से। अब
आप पैसा किस बात का ले रहे हो डायरेक्टर? नहीं नहीं नहीं, आप बताओ ना, आप पैसा किस, अरे बताओ पैसे किस बात के ले रहे हो? कंपनी मैनेज करने के लिए। आपको कंपनी मैनेज करने के लिए पैसा दिया है, खुद का फ़ायदा करने के लिए नहीं। आप जस्ट एम्प्लॉई हो, आप मालिक नहीं हो। समझा क्या? आप कंपनी मैनेज करो ना। अभी अगर कोई ऐसे डायरेक्टर करते हैं, हमको ऐसे शक है कुछ तो गड़बड़ है। ये डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, ये क्या करता है? खुद का फ़ायदा करके लेता है कंपनी के आन पे। समझ में? कंपनी के बोलते हैं ना कि कंपनी को ऐसे ऐसी मध्यस्थी दिखाता है कि भैया कंपनी है पर फ़ायदा खुद का करके ले रहा है। दिस इज़ नॉट डन ना। सो विल ऑर्डर इंस्पेक्शन एंड सी टू इट व्हाट इज़ गोइंग इन द रियलिटी। क्लियर है? और जो भी होगा देन यू लाफ्ट ऑफ टाइम डालिंग। समझ में आया क्या डायरेक्टर? चल तो क्लियर है। अगर डायरेक्टर क्या कर रहा है, इधर एक वर्ड लिखा है पर्सनल अर्जेंटाइजमेंट, मतलब क्या? पर्सनल फेवर। अगर आप खुद का फेवर बना रहे हो, कंपनी को मध्यस्थी रखते हैं, मतलब आप बता रहे हो कंपनी का फेवर है बट आप खुद का फेवर कर रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी इंस्पेक्टेड एंड वेल डिसिप्लिनरी एक्शन इज गोइंग टू बी टेकन अगेंस्ट सच डायरेक्टर इफ दे प्रैक्टिस सो। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट किया था, मुझे ध्यान से, मैं पहले वाला रिवाइज करते रहो सो दैट होगा कि इसी के साथ ही आपका हो जाएगा। लेक्चर देख लिया, कंसेप्ट डन, लेक्चर देख लिया, कंसेप्ट डन। मैं ऐसे ही सारे लेक्चर्स बनाते जाऊँगा, बहुत टाइम लगेगा बट आपको मतलब है ना ऐसे टाइम तो बहुत लगेगा बट बेसिकली हमको जाना भी कहाँ, हमको पढ़ना ही है ना। लेक्चर सुन लिया, हो गया सब। मुझे बताओ पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन क्या होता है? सेक्शन 206 बोलता है पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन। पहला पर्पस है, अगर पहला सिनेरियो बोलेंगे उसमें आप इंस्पेक्शन आप ऑर्डर कर सकते हो क्या? इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर और नॉट in order to ascertain the concealment of income which is done by falsification of account, in order to check whether the affairs of the company or the operations of the company being mismanaged, in order to defraud the creditors or for any unlawful or fraudulent purpose, then to ascertain whether or not the auditor of the company is being performing its functions in a fair manner or whether the financial statements are showing true and fair, ये ascertain करने के लिए हम क्या करा सकते हैं? इंस्पेक्शन। बाद में टू enable the government to check the income which is accrued but not properly accounted for, then हमने क्या था? टू डिटेक्ट द मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड विच इज लीडिंग टू द कंपनी इन अ परपेचुअल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्लियर है? फिर टू वॉच ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, देन टू सी वेदर नॉट दैट द डायरेक्टर हु इज स्टैंडिंग इन फिडुशियरी कैपेसिटी विद द कंपनी इज अर्जेंटाइजिंग इज पर्सनल इंटरेस्ट ओवर कंपनीज इंटरेस्ट। ये चेक करने के लिए हम क्या करा सकते हैं? इंस्पेक्शन। क्लियर है क्या? चलो टू एंश्योर टाइमली रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। हम इन्वेस्टर्स के देखेंगे कि इन्वेस्टर जो ग्रीवेंसेस करते हैं, इन्वेस्टर जो अपने बोलते हैं ना, इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ कंपनी के रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं, हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। भैया उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, तो जिसने मालिक ने पैसा लगाया है तो उसको कुछ आपत्ति आती है तो उसका निवारण करके भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसी के लिए उसी के लिए हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का प्रॉपर्ली इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर्ली सेटअप है कि नहीं है। क्लियर है? चलो हो चुका सेक्शन, अच्छे से हो चुका है। अभी बस इसके वैसे देखा जाए तो सब सेक्शंस बहुत सारे, इसमें मेन ये समझना था कि हम क्यों कराते हैं, तो इस सिनेरियो से इनमें हम करा सकते हैं। अब मुझे बताओ कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। अभी क्या होता है ना, द रजिस्टर बाय रिटन नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन और में रिक्वायर अ कंपनी। हाँ, अभी मैं थोड़ा एक पॉइंट तुमको अच्छे से बता देता हूँ कि इंस्पेक्शन इज इंटेंडेड टू बी रूटीन एंड नॉट टू बी एडहॉक और स्पेशल अफेयर। हाउएवर इफ सफिशिएंट एविडेंस सजेस्ट दैट द कंपनीज अफेयर्स आर बीइंग मिसमैनेज्ड और मैनेज्ड इन फ्रॉडुलेंट वे, इंस्पेक्शन कैन बी लीड टू ऑर्डर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बकवास है, अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, इंस्पेक्शन ऐसे जैसे इंस्पेक्शन एडहॉक अथॉरिटी नहीं होता है। इंस्पेक्शन बेसिकली क्या है, ये रूटीन टास्क में भी करा सकते हैं, मतलब जब आपको मन करे ना तब आप इंस्पेक्शन करा सकते हो। आज सोच बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया, नॉट नेसेसरी इन ऑलवेज केसेस, बट कोई स्पेशल केसेस है जिसमें आप मान सकते हो कि हाँ चलो इंस्पेक्शन लग गया कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। बट रूटीन तरीके में भी आप क्या कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन करा सकते हो। आपने एक पॉइंट देखा होगा, इन ऑर्डर टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इंस्पेक्शन इज ग्रेट। हम देख सकते हैं ना कितने इफेक्टिवली कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कितना इफेक्टिवली कंपनी काम कर रहा है, सो हम उसको इंस्पेक्शन करा सकते हैं। क्लियर है? चलो अभी इसमें बोला है कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। अभी रजिस्टर मतलब अपना ROC माई बाप कंपनी का बाय रिटन नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 में रिक्वायर अ कंपनी टू फर्निश। हाँ ध्यान से सुनो, ROC भी कंपनी का इंस्पेक्शन करवा सकता है। ROC है ना, वो कंपनी का इंस्पेक्शन करा सकता है। क्यों? बोलेगा कंपनी को, मैं रिक्वायर अ कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग, मतलब दिखाओ, फर्निश मतलब दिखाओ, इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट विद इन अ गिवन रीजनेबल स्पेसिफाइड टाइम। अभी ध्यान से सुनो, ROC को लगता है कंपनी का इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो कंपनी को 2 बोलेगा, मैं तेरे को गिवन स्पेसिफाइड टाइम देता हूँ, मैं
मतलब ROC विल गिव अ गिवन स्पेसिफाइड टाइम, उसमें तो मेरे को फर्निश कर, उसमें तो मेरे को फर्निश कर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन किस रिलेटेड, इससे रिलेटेड बता दो। द रजिस्टर में आस्क सच इन्फॉर्मेशन आफ्टर फ्रेमिंग हिज ओपिनियन on scrutiny of any document filed by the company on any information received by him. Register shall frame its opinion and record it while issuing the notice. His opinion shall be reasoned opinion framed on the basis of scrutiny of documents and information received by him. एकदम ध्यान से सुनना, दो मतलब ना कि 1 मिनट का लाइन है, अच्छे समझना। अभी ROC के पास है ना हम बहुत सारे फाइलिंग्स करते हैं, जैसे कि MGT 7 हो गया, AOC 4 हो गया। MGT 7 क्या, एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AOC 4 या फिर AOC फॉर CFS जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। आप बहुत सारे फाइलिंग करते हो। ROC क्या करता है, उनको स्क्रूटिनी करते हैं, मतलब क्या, चेक करते हैं। अच्छा ये कंपनी का इतना परफॉर्मेंस, ओके मेरे को ना कंपनी का कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इसका इंस्पेक्शन बुलाना चाहिए। तो जब अगर ROC को लगता है उसका इस ओपिनियन है तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन क्यों है, मुझे तुम्हारे ना बैलेंस शीट में ये जो ना करंट लायबिलिटीज है ना उसमें कुछ गफला लग रहा है, मुझे ना इन्वेस्टर्स का है ना इसमें जो कैपिटल डेट कैपिटल एंड डिबेंचर वालों का डिपॉजिट कुछ गफला लग रहा है। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन फाइल करी उसके बेसिस पे उसका एक ओपिनियन बन गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उस बेसिस पे ROC बोलेगा कंपनी को कि राइटिंग में मेरे को कुछ एक्सप्लेनेशन दे, इस मामले में एक्सप्लेनेशन दे इतने टाइम में, और स्पेसिफाई का टाइम उतने में कंपनी को क्या एक्सप्लेनेशन और कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा। क्लियर हो गया क्या? चलो, तो ROC वैसे इंस्पेक्शन मंगवा सकता है। क्लियर है? जब उसको हम जो डॉक्यूमेंट फाइल करें ना उसमें उसको कुछ गफला लगता है तो ही। चलो समझा है गैस? चलो हाँ, तो द रजिस्टर शैल फ्रेम इट्स ओपिनियन एंड रिकॉर्ड इट व्हाइल इशूइंग द नोटिस। हिज ओपिनियन शैल बी अ रीजन्ड ओपिनियन फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम। द नोटिस इशूड बाय ROC एंड द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सबमिटेड बाय द कंपनी शैल बी इन राइटिंग। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ROC को हमने फाइलिंग्स करी थी, वो ROC के पास मतलब जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करा, ROC ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, देखने के बाद उसको कुछ झोल लगा तो ROC नोटिस भेजेगा कंपनी को कि भैया तुम्हारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें मुझे कुछ गफला लगा, ये रीज़न है, इस रीज़न से सो एंड सो रीज़न है, उसके कारण मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गफला लगा, तो मुझे आप रिटर्न नोटिस दो या फिर रिटर्न मुझे एक्सप्लेनेशन दो या फिर मुझे प्रूफ दो कि ऐसा है या नहीं है, मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये टाइम है, इतने टाइम में आपको आपका रिटर्न में ROC भी रिटर्न में नोटिस देगा और रीज़न के साथ क्यों उसने मेरे मंगवाया है सब इंस्पेक्शन, और सामने वाला पर्सन मतलब कंपनी भी रिटर्न में एक्सप्लेनेशन और प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट्स पे साइन या फिर लिख के देगा। समझ में आया क्या? चलो क्लियर है? एकदम मस्त, एकदम ईजी है। चलो अभी कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है? कंपनी के पास नोटिस पहुंच गया ना, अब कंपनी की ड्यूटी, कंपनी के पास नोटिस पहुंचा ना, ROC ने बोला ना दे दे, ROC ने बोला देना, क्या बोला? देना, मतलब क्या बोला? इन्फॉर्मेशन देना रे, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। अब बाप ने मांगा है, मतलब माँ बाप ने मांगा है, ठीक है। अपना जैसे अपने को बनाने वाला कौन? अपने मदर फादर, ठीक है। कंपनी को बनाने वाला कौन? ROC। समझ में आया? ची। चलो, तो ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस इशूड बाय ROC, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट विद इन द स्पेसिफाइड और एक्सटेंडेड टाइम। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही कंपनी को बोलते हैं, अच्छा कंपनी को जैसे ही ROC के पास से नोटिस मिलता है ना, नाउ इट इज़ द कंपनीज ड्यूटी, नाउ इट इज़ द कंपनीज ड्यूटी, नाउ इट इज़ द कंपनीज ड्यूटी टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, नाउ इट इज़ द कंपनीज ड्यूटी टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन विद इन द टाइम। अब जैसे नोटिस आ गया ना, अब इन लोग ने क्या करना चाहिए, जो चीज़ क्या लोग ने मांगा है, किसने? ROC ने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा है वो रीजनेबल टाइम में जो दिया है ROC ने उसने टाइम में सबमिट कर दो। अगर आपको टाइम कम पड़ता है तो ROC से एक्सटेंशन मांग लो, उस टाइम में आप क्या कर लो, ROC ने जो चीज़ मांगा है, जो एक्सप्लेनेशन मांगा है, जो डॉक्यूमेंट मांगा है, उनको क्या कर दो, प्रॉपरली उसको सबमिट कर दो। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है क्या? हाँ, बात खत्म। कंपनी के भी या फिर कोई ऑफिसर्स भी कर सकता है। क्लियर है क्या? और कोई किसी को कुछ डाउट? ठीक है, चलो अच्छे से समझ में आया ना? चलो, सेक्शन 206 का नाम है पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, क्यों हम लोग इंस्पेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो, ठीक है। ड्यूटी क्या होती है? सबसे पहले ROC क्या करेगा, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन करेगा। आपने जो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी ने फाइलिंग करी ROC के पास, ROC को कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ गफला लगा तो उस बेसिस पे ROC क्या कर सकता है, कंपनी के पास से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में। अब जब कंपनी के पास ऐसा नोटिस जाता है कि ROC ने इंस्पेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन मांगा है, तो कंपनी को उस रीजनेबल टाइम में या फिर एक्सटेंडेड टाइम में उसको सबमिट कर देना है क्या ROC के पास। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा अभी तक तो मेरे को लग रहा है, ठीक है। एकदम खत्म इधर तो आ ही जाना चाहिए। चलो
पास्ट एम्प्लॉय टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पास्ट एम्प्लॉय टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर से केस स्टडी बन सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर केस स्टडी बनाना हो ना तो इसमें से बनाना चाहिए। बहुत उम्दा एरिया है, बहुत उम्दा कंसेप्ट है पास्ट एम्प्लॉयज टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। Where such information or explanation relates to any past period, the registrar through a notice in writing may require the officers who were employed during the past period to furnish such information or explanation to the best of their knowledge। एकदम एकदम मस्त बोला है। पहले ये वाला पढ़ लो, फिर उसके नीचे थोड़ा सा ट्विस्ट भी दिए, ध्यान से सुनो। अगर क्या हुआ ना, अब ध्यान से सुनो, तुम लोग ने ये कंसेप्ट पढ़ा है, चलो मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करा था, सीधा बात बोलता हूँ। समझो, उस वक्त जब ये इन्फॉर्मेशन फाइल करते हैं हम लोग, तो आरओसी ने एक वक्त का इन्फॉर्मेशन मांगा और आरओसी ने उस इन्फॉर्मेशन को मांगा, चलो कंपनी के पास से, कंपनी का नोटिस किया कि सो एंड सो इधर डिफ़ॉल्ट हो गया, तो इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हुआ ये ना, ये उस पीरियड का इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। उस वक्त एक ऑफिसर हुआ करता जो अभी नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा है। अभी जो दूसरा है उसको तो ये पता नहीं, क्योंकि अभी वो नया है। उसके पहले जो ऑफिसर था उसकी वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके जो काम की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब क्या होगा ना, जो पहले काम करता था ना उसको बुलाया जाएगा, भैया आरओसी को एक्सप्लेनेशन तू देगा, क्योंकि तू उस वक्त काम कर रहा था ना, करेक्ट। पास्ट एम्प्लॉय आएगा और उस वक्त जो वर्क ऑपरेशन में था और वो उस वक्त के रिलेटेड अगर उसको इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ कांड हुआ है तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की जिम्मेदारी उस पास्ट एम्प्लॉय की है। क्लियर है क्या? चलो, प्रोविजो सुपर्ब लिखे हैं, अभी आगे देखना। प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 सेक्शन 206 has relaxed the provision for past officers. They are required to furnish information to the best of their knowledge. In case of the present officers, they are required to furnish information to the best of their knowledge and power. Present officers need to do due diligence before furnishing any information. मतलब क्या बोला कि प्रोविजन हम बोलते हैं ना कि ये कि रिलैक्स कर दिया पास्ट ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन लेना, बट ऐसा नहीं है कि देखो उनको है ना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, कंपल्शन, मतलब बेसिकली उनको बेस्ट ऑफ द नॉलेज उनको ना इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट ऑफिसर भी वो क्या बोलेगा, भैया मैं अभी प्रेजेंट ऑफिसर्स को ये भी कराना, ड्यू डिलीजेंस समझते हो, अपने को एक सब्जेक्ट भी है और तुमको एक सब्जेक्ट भी है ड्यू डिलीजेंस, समझ में है क्या? सेक्रेटरी ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट अपने को पूरा बोलते हैं कि सिलेबस में ये यही में ग्रुप 2 में ही है अपने को, मतलब वो क्या कर रहे हो, समझ में है ना? चलो, तो उसमें ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या, कोई भी चीज़ को एकदम बैकग्राउंड से स्क्रीनिंग चेकिंग एकदम अच्छे से करते हैं, सो दैट हमको उसके जड़ से उसका मतलब ना कि फ्रॉम रूट कॉज वी गेट टू नो द थिंग्स सो करेक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो नया वाला पॉइंट हुआ है उसकी बेस्ट ऑफ नॉलेज को मतलब पता है कि ही विल गिव द इन्फॉर्मेशन द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जिसको जितना उसको पता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। वो बताना भी चाहिए उसने कि भैया मैं नया हूँ, उसको मैं नहीं दे रहा हूँ, उसने पास्ट एम्प्लॉय दे रहा था, पास्ट एम्प्लॉय उसको भी जितना पता है वो इंस्पेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आरओसी को सबमिट करेगा। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलो अभी बना के बढ़ते, समझ क्या हो गया ना एकदम अच्छे से। मुझे बताओ, इंस्पेक्शन करा सकते हैं? हाँ, इंस्पेक्शन करा सकते हैं, वो ग्राउंड्स रहेंगे तो ठीक है। उसके बाद आरओसी क्या करेगा, नोटिस लेके देगा, भैया मेरे को इस कंपनी में कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन फाइल किया था, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कुछ भी एनुअल रिटर्न या फिर आपने बोलते हैं ना कि MJT 14, याद है कि इसको MJT 14 किसके लिए यूज़ होता है? करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। किसके लिए? अरे मैं खुद को बोल रहा, तुमको नहीं। किसके लिए यूज़ होता है? अगर आपको पता नहीं होगा तो लेट मी टेल यू, MJT 14 किसके लिए यूज़ होता है? SR फाइल करने के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ SR। क्लियर है क्या? चलो, या फिर MJT 7 जो कि एनुअल रिटर्न के लिए होता है। फिर अपना AOC 4 किसके लिए होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AOC 4 CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये सब हम लोग कुछ फाइल करते हैं, फिर बोर्ड से रिपोर्ट पे पता है, बोर्ड से रिपोर्ट ऐसे अगर कुछ पता है, सेक्शन 134 डायरेक्टर्स रिपोर्ट रही, सेक्शन 134 पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? हाँ, तो उसमें अगर आप ऐसा कुछ फाइल करते हो और उसमें कुछ गफला लगता है तो आरओसी क्या करेगा, ये फाइलिंग्स के बेसिस पे लगा इधर गफला है, रीज़न देगा, कंपनी को नोटिस देगा, भैया कंपनी तेरा इधर मेरे को कुछ ना कुछ इधर मेरे को कुछ ना कुछ गफला लगता है, मेरे को तो लिख के बता इसमें क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मेरे को और एविडेंस और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे। ठीक है, ये मिलते ही कंपनी को फटाक से उसको मतलब आरओसी को एक्सटेंडेड टाइम में या फिर जो टाइम आरओसी ने दिया है उस टाइम में अगर वो नहीं हो पा रहा तो आरओसी बस एक्सटेंशन के लिए उसके पास प्रे करो तो वो देगा तुमको एक्सटेंशन। तो उस टाइम में आपको क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट को रिटर्न में या फिर एक्सप्लेनेशन को रिटर्न में, प्रूफ को रिटर्न में सबमिट कर देने का है। क्लियर है क्या? चलो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास्ट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है, फिर पास्ट ऑफिस से रिलेटेड है, उनको बुला के भी इन्फॉर्मेशन फिर बाद में उनसे देनी पड़ेगी आरओसी को। क्लियर है? यस, इधर तक क्लियर है? कौन सा सेक्शन था? पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन सेक्शन 206। क्लियर है? अब मेरे को क्यों लग रहा है समझ में आया आपको? अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, मेरे को लग रहा नहीं है, आपको आ ही जाना चाहिए।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को कि समझा कि नहीं समझा कंसेप्ट। ठीक है, चलो चलते हैं पेपर आगे। मस्त एक बार कैसे करो ना, देखो जब भी आप पढ़ो ना तो ऐसे लेक्चर में एकदम कॉन्सेंट्रेटिवली पढ़ोगे ना, आपका यहाँ पे 50% ऑफ काम हो ही जाना चाहिए। और जेन्युइनली बोलो लेक्चर को लोगों मतलब लेक्चर लोगों को देखने नहीं आता है, कैसे ना कि लेक्चर्स देखते हैं सर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है बच्चा, लेक्चर में ही आपका होना चाहिए। कंसेप्ट क्या हम लोग सीखने आते तो हम सीख तो जाने चाहिए ना, हम बस ब्रश अप करेंगे बाद में, प्रैक्टिस अलग बात हुई, मतलब बोलते ना कि उसको एक बार रिवाइज करना वो अलग हो गया, दैट शुड बी रिविजन, दैट शुड नॉट बी स्टडी अगेन। और लेक्चर में समझ आना चाहिए आपको कंसेप्ट, नहीं तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा। आप पहले लेक्चर में क्या करोगे, देख लोगे, फिर थोड़े टाइम बाद आप पढ़ोगे, नहीं अभी फ्रेश 5 मिनट्स लगेगा, हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स लगेगा आपको, एक बार अच्छे से देख लोगे। करोड़ों बार तो मैं रिपीट करवा चुका आपको, ठीक है। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि और रिपीट कराओ सर, तो मैं और रिपीट कराऊंगा, बट पढ़ो पहले, ठीक है गाइस। चलो अभी अपन आगे चलते हैं कि अभी तक सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बहुत मस्त है, अभी आगे आगे धीरे धीरे बोलूँगा। ये इंस्पेक्शन बाय आरओसी वाला हो गया ना, अभी अपन आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अभी इंस्पेक्शन ऑर्डर्ड बाय रजिस्टर और क्या क्या होता है। चलो अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 सबसेक्शन 3 इंस्पेक्शन में भी ऑर्डर्ड बाय द रजिस्ट्रार। अभी ना द 3 सर्कमस्टांस है जहाँ पे इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जा सकता है। एक तो आरओसी इंस्पेक्शन ऑर्डर करवा सकता है, एक आरडी इंस्पेक्शन ऑर्डर करवा सकता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इंस्पेक्शन करा सकता है। कौन कौन लोग मेरे को बताओ कि इंस्पेक्शन ऑर्डर करवा सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आरओसी करवा सकता है, रीजनल डायरेक्टर करवा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकता है। आरओसी आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? सबसे पहले अपन आरओसी का अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलो वो जो अभी था ना वो तो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन था। इंस्पेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि उसको इंस्पेक्शन नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर सेक्शन में नहीं होता, समझा। उसके रिलेटेड इंस्पेक्शन मतलब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला हो कि या फिर इसके रिलेटेड मुझे बस इतना एक्सप्लेन करो, उसको भी इंस्पेक्शन ही बोलेंगे। बट अभी इन्होंने स्पेसिफिकली और एक सबसेक्शन बना के उसमें बोला है कि इंस्पेक्शन कब कब ऑर्डर करेगा, या फिर उनको एक बोला ठोस चीज़ों के ऊपर इंस्पेक्शन ऑर्डर करना, ये वाला होगा सिनेरियो जो सबसेक्शन 3 में, ठीक है। उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंस्पेक्शन नहीं, अगर नहीं होता तो ये सेक्शन में ही नहीं होता, माइंड यू। क्लियर है क्या? चलो इंस्पेक्शन ऑर्डर्ड बाय रजिस्ट्रार according to section 206 subsection 3 inspection may be ordered by the ROC where if no information or explanation is furnished to the ROC within the time specified under subsection 1। सुपर पॉइंट है, सबसेक्शन 3 नहीं समझेगा, मतलब ये सेक्शन नहीं समझेगा अगर आप प्रीवियस स्टेप को नहीं समझोगा। याद करो मैंने अभी क्या बोला था, आरओसी का अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हो उसमें कुछ लफड़ा लगता है तो आपको नोटिस देके बोलेगा कि भैया मेरे को बता। क्लियर है? अगर तुम मतलब कंपनी बताती नहीं है तो तेरे कंपनी पे लग जाएगा इंस्पेक्शन। नहीं समझा? अगर आप वो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, आरओसी ने कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन किया और आपने कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन सबमिशन नहीं किया, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन सबमिशन नहीं किया, तो आपको आलोची इंस्पेक्शन लगाएगा, समझा। तो आपको आरओसी क्या करेगा, इंस्पेक्शन आपके ऊपर ठोक देगा। समझ में आया क्या? When the information which is asked for or called for by the ROC is not being submitted, then the ROC में order inspection against the company। क्लियर है? चलो if the ROC on examination of document furnishes of the opinion that information or explanation furnished is inadequate, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन दिया, ध्यान से सुनो, आपने पहले तो इन्फॉर्मेशन जो मांगा था वो दिया ही नहीं तो आपके ऊपर इंस्पेक्शन लग जाएगा। या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन और इंस्पेक्शन मतलब बोलते ना इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दिया, पहले में देखो आपने क्या बोला, आरओसी कब इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है, ध्यान से सुनो। आरओसी कब इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है? सबसे पहले तो आपसे आरओसी ने क्या बोला था, मेरे को आपने जो डॉक्यूमेंट फाइल किया उसके ऊपर से मेरे को एक्सप्लेनेशन आपके और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, तो कंपनी ने वो दिया ही नहीं तो तेरे पे इंस्पेक्शन लग जाएगा। क्लियर है? सेकेंड केस, कंपनी ने वो नोटिस के ऊपर नोटिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दिया, कंपनी ने प्रूफ क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ये सब प्रोवाइड तो किया, बट इनएडिक्वेट दिया, थोड़ा ही दिया। क्या किया? थोड़ा ही दिया। कितना दिया? एकदम थोड़ा, इनएडिक्वेट दिया। तो इसमें क्या होगा मुझे बताओ, इसमें क्या होगा, कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा, आरओसी क्या करा देगा, इंस्पेक्शन लग जाएगा। क्लियर है? चलो इफ द आरओसी इज सैटिस्फाइड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अनसैटिस्फैक्टरी अफेयर्स एग्जिस्ट इन द कंपनी एंड डज नॉट डिस्क्लोज अ फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अभी ध्यान से सुनना, आप स्मार्ट खेल रहे हो आरओसी के साथ और आरओसी आपसे डबल स्मार्ट खेल रहा है। आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिया और जो मांगा था ना वो नहीं दिया, गलत ही दे दिया इन्फॉर्मेशन। ऊपर क्या था, ध्यान से सुना, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको गफला लगेगा नहीं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला था, आपने दिया पर पूरा नहीं दिया, समझ में? इसमें दिया है इन्फॉर्मेशन पर आपने कुछ भलता इन्फॉर्मेशन दिया, गलत दिया।
कम देना और गलत देना अलग होता है। पहले में तो दिया ही नहीं, सेकंड में दिया पर कम दिया, थर्ड में दिया पर गलत दिया, ठीक है, इंस्पेक्शन लग जाएगा। अभी आरओसी इंस्पेक्शन लगाएगा तेरे पे। अब देख, अब पूरा चीज़ तहकीकात करेगा। इज्जत में इन्फॉर्मेशन दे दिया होता तो उसने में मैटर रफा दफा हो जाता ना। अब तेरे को क्या करेगा, पूरा 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 इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो अभी ठीक है। इंस्पेक्शन ऑर्डर्ड बाय आरटी। अब मुझे अभी नेक्स्ट देखते हैं। पहले अपन इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय आरओसी किया, अब सेकंड करेंगे इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय आरडी। अभी आरडी कब इंस्पेक्शन ऑर्डर करेगा? अब आरडी कब इंस्पेक्शन ऑर्डर करेगा, ध्यान से सुनो। Central government may on satisfaction that circumstance so warrant direct the inspect books and papers of the company by inspector appointed for the purpose. This power is given to the central government has been jurisdiction of RD. ध्यान से सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेटिस्फैक्शन दैट सर्कमस्टांसेस ओवर। ये लाइन ना बहुत अटपट, ये मैं उनको हिंदी में इसका मतलब समझाता। देख के कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसी परिस्थिति लगती है कि, और ये ज़रूरी भी है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक बार देखना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन वारंट करती है, मतलब सिचुएशन कमांड करती है कि एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट को देख लेना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ गफला लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? थ्रू आरडी, सही सुना आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आरडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करवा सकता है या फिर मंगवा सकता है। क्लियर है क्या? तुमने बहुत बार पढ़ा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पावर है ना, वो रीजनल डायरेक्टर एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर है क्या? चलो अब मुझे बताओ, इंस्पेक्शन बाय रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन करवा सकता है किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट का। उसको लगता है कि इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट का है ना, इसकी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट का ना एक बार इंस्पेक्शन करना वारंट है, मतलब क्या कमांड है, ठीक है, मतलब ज़रूरत है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंसर्न कंपनी। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर करेगा कि भैया तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट दे, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसको देगा? तो थ्रू रीजनल डायरेक्टर को वो इंस्पेक्ट करवाएगा। क्लियर है? अभी सर आपने फिर क्या बोला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे बच्चा, मैंने क्या बोला था? इंस्पेक्शन थ्रू आरओसी, इंस्पेक्शन थ्रू कौन सा इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है? आरओसी करवा सकता है, आरडी करा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकता है। अपना आरओसी हो चुका, अपना क्या बोलते हैं, अपना आरडी हो चुका, अभी अपन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला करेंगे। ठीक है, चलो। इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी और क्लास ऑफ द कंपनी। व्हाइल इशूइंग अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव कंसिडर द सर्कमस्टांसेस। अभी कैसा है ना, अब तुम लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सुन लो, फिर से आरडी मेरे को पता है, थोड़ा दिमाग में आया रहेगा सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आरडी दोनों जगह सेम लग रहे हैं। नहीं, अब ध्यान सुनो। अब इधर जनरली नाम जनरल सब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। एक कंपनी है, उसको क्या लगता है, कंपनी को मतलब उस कंपनी का ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना देख रहा है ऑपरेशंस, कंपनी में कुछ घनघोर वाला झोल झपाटे लग रहा है, तो ना उस कंपनी को ऑर्डर पास करेगा, जनरल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर पास करेगा, जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर पास करेगा, और कोई एक अथॉरिटी को, सभी को बोलेगा अच्छा सभी इसका है ना इसका इंस्पेक्शन कर ले, इसका इंस्पेक्शन कर, कुछ झपट है, या फिर सीसीआई को बोल देगा। सीसीआई पता है ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और कोई ना मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू इंस्पेक्शन कराएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इंस्पेक्शन करना होता है ना, वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर पास करेगा, और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्पेसिफिकली ऑथराइज करेगा टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द कंसर्न कंपनी। क्लियर है? सर आपने क्या बोला था अभी ऊपर, झूठ मत बोला। अरे बच्चा मेरे को पता ही था तो ऐसा सोचा, क्योंकि मेरे वक्त में मेरे को डाउट आता था। फिर इंस्पेक्शन ऑर्डर बाय आरडी क्या है? आरडी ध्यान से सुन, पावर डेलीगेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरडी को एम्पावर कर रखा है काम करने के लिए। तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरडी वाला है, ऊपर वाले पॉइंट में ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिचुएशन वारंट करती है, और रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि इसका इंस्पेक्शन करना चाहिए तो वो कर लेगा, बात खत्म, ऐसा समझ लिए। और इतना लिखे, मार्क्स नहीं कटेंगे, उधर लिखा भी है, बाजू में बॉक्स में लिखा रहेगा देख, एमसी नोटिफिकेशन, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिन डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। क्लियर है क्या? और नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर करते हैं ना इंस्पेक्शन, दैट इज़ द मैटर, बोलते हैं ना कि इट इज़ वेरी सीरियस मैटर। उसमें कैसा होता है ना कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट इन द सेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट, दे आर बीइंग ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंसर्न कंपनी, दैट इज सेबी हो गया, सीसीआई होगा। क्लियर है क्या? चलो, मेरे को लग रहा है इस प्रकार अपना देखो मैं इंस्पेक्शन वाला भाग अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, आई एम
एंडिंग द लेक्चर ओवर हियर। सेक्शन 206 अपने प्रॉपर्ली कर चुका है, ठीक है। इंस्पेक्शन बाय आरओसी, इंस्पेक्शन बाय आरडी, इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बार रिवाइज कराता हूँ। इंस्पेक्शन 3 जन मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आरडी, सबसे पहले आरओसी, आरडी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी। आरओसी क्या करेगा, पहले कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन करता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर आप देते नहीं हो, या फिर देते हो तो गलत देते हो तो फिर कम देते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप क्या बोलते हैं अपना, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। आरओसी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपने फाइलिंग करी थी बरोबर, झोल झपाटा लगा, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन या फिर इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर आप वो देते हो और इनएडिक्वेट तरीके से देते हो, या फिर देते हो अनऑथराइज तरीके से, मतलब गलत तरीके से देते हो, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो आपके ऊपर इंस्पेक्शन लग जाएगा। क्लियर है। या फिर आरडी है ना, आरडी कब इंस्पेक्शन करेगा, जब उसको लगेगा कि किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना इज़ वारंटेड। और सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगा, जब वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से किसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू CCI से भी इनसे करवाएगा। क्लियर है क्या। चलो, मेरे को लगता है बाय फार आपको थोड़ा ना थोड़ा ये सेक्शन आधा जो हमने करा है समझ में आ गया होगा, और मैं हाफ पार्ट जो भी इंक्वायरी का तो मैं उसमें चालू करूँगा। क्लियर है क्या। अच्छे से लेक्चर को देख लो। अगर लेक्चर पसंद आए ऑब्वियसली सब्सक्राइब बटन दबा दो, ठीक है। सब्सक्राइब दबा दो यार, लाइक करो, शेयर करो, मस्त पढ़ो। चलो बाय।